जब सितंबर 1 साल 1939 को हिटलर ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि पोलैंड को इन्वेड करना है और उसके कुछ 16-17 दिन बाद जोसेफ स्टालिन ने ईस्ट की साइड से पोलैंड को इन्वेड किया। उस समय स्टालिन ये बात जानता नहीं था कि एक दिन उसको हिटलर के साथ ही लड़ाई करनी पड़ेगी। हालांकि हिटलर को बात पता थी कि एक बार पोलैंड को हरा दिया और ईस्टर्न साइड पे अपना कब्जा बना लिया, उसके बाद सोवियत यूनियन पे अटैक करना है। और इसीलिए 1941 साल में जून के महीने में उसने ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च किया था, एक बड़ा अटैक सोवियत यूनियन के वेस्ट साइड से, और बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। हिटलर की फोर्सेस आगे बढ़े थे, बट फिर भी फाइनली रेड आर्मी के रेजिस्टेंस ने और जो वेस्टर्न एलाइज सोवियत यूनियन को लैंड लीज के थ्रू मदद कर रहे थे, उसकी वजह से फाइनली रेड आर्मी ने जर्मन एडवांस को रोका और उसके बाद उनको पीछे धकेलना शुरू किया। और पीछे धकेलते धकेलते फाइनली अब वो आ गए थे जर्मनी की कैपिटल बर्लिन के पास। और इस एपिसोड में, जो इस पूरी मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज का एपिसोड 71 है, इसमें हम बात करेंगे यूरोप के आखिरी मेजर बैटल के बारे में, द बैटल ऑफ बर्लिन। कहानी शुरू होती है जनवरी 1945 से। इस समय तक बहुत सारी रेड आर्मी के ट्रूप्स पहुंच चुके थे ओडर नदी के किनारे पे। ये हुआ इसलिए था क्योंकि मैंने एक पिछले एपिसोड में बात की थी इसके बारे में। मेरा जो विस्तुला ओडर ऑफेंसिव का जो वीडियो है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये तो बात होगी ईस्टर्न फ्रंट की। वेस्टर्न साइड पे वेस्टर्न एलाइज यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिकन फोर्सेस भी बहुत आगे बढ़ते बढ़ते वो अब एल्बा नदी के पास आके रुक गए थे। वो रुके इसलिए थे क्योंकि जो इनके सुप्रीम कमांडर थे वेस्टर्न एलाइज के आर्म फोर्सेस के, ड्वाइट आइजनहावर, उन्होंने डिसाइड किया था कि बर्लिन पे वेस्टर्न एलाइज हमला नहीं करेंगे। उन्होंने स्टालिन से ही बात कर ली थी इसके बारे में कि हाँ आप लोग अटैक करो, हम लोग एल्बा नदी के इस तरफ ही रहेंगे। फिर भी स्टालिन के मन में डाउट था कि इन्होंने बोल तो दिया ऐसा, बट सच में कर दिया तो। और पूरे वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में आते आते ना, और उसके एक्चुअली बाद भी, वेस्टर्न एलाइज और सोवियत यूनियन के बीच में आपस में ना बहुत गंभीरता हो गई थी। उतनी दोस्ती रह नहीं गई थी, बस पेपर में दोस्ती थी, बट अंदर से ये लोग एक दूसरे को डाउट करते थे। तो स्टालिन को था कि इन्होंने जो भी बोला हो, हमको तो बर्लिन को कैप्चर करना है। हमारा इतना नुकसान किया है बर्लिन के गवर्नमेंट ने, वहां का जो मेन लीडर हिटलर है, वहां पे जो सारा जो गवर्नमेंट का ऑपरेटस है उसको सोवियत लोग ही कैप्चर करेंगे। इसीलिए उसने और सोवियत हाई कमांड स्टावका ने मिलकर प्लान बनाया कि बर्लिन के ऊपर जो अटैक होगा वो 3 फ्रंट से होगा, 3 pronged अटैक होगा। जो मिडिल से अटैक होगा उसको लीड करेंगे मार्शल ज़ुखाव, जो कि स्टालिन के एक बहुत ही पसंदीदा जनरल थे। उनके पास होगा फर्स्ट बेलारूसियन फ्रंट, उनके नीचे उनको सपोर्ट कर रहे होंगे फर्स्ट यूक्रेनियन फ्रंट को लेके मार्शल कोनेव। वो सदर्न डायरेक्शन से नाइजा नदी को क्रॉस करने के बाद ड्रेसडेन और पोट्सडाम के रीजन को कैप्चर करेंगे और बाद में बर्लिन में आके सपोर्ट करेंगे ज़ुखाव को। जो तीसरा फ्रंट था वो एकदम टॉप की साइड, नॉर्दर्न साइड पे था, जो ऊपर से सेकेंड बेलारूसियन फ्रंट लेके आ रहा था। इनको लीड कर रहे थे मार्शल रोकोसोव्स्की। इस फ्रंट का काम ये था कि जो नीचे के 2 फ्रंट है उनके नॉर्दर्न फ्लैंक्स को कवर करें और वहां उस रीजन में जो जर्मन ट्रूप्स हैं उनको लड़ाई में बांध के रखें। तो अगर पूरे नंबर्स की बात की जाए तो इस बर्लिन ऑपरेशन के लिए 25 लाख रेड आर्मी के ट्रूप्स इकट्ठा हो गए थे, 2.5 मिलियन। उनके साथ थे लगभग 6000 टैंक्स और 7500 एयरक्राफ्ट। अगर बर्लिन की तरफ बात करें तो इसके डिफेंस के लिए जर्मन्स ने बहुत सारी डिफेंसिव लाइंस बना के रखी थी, अलग अलग फेंसिंग करके रखी थी, ट्रेंचेस खोद के रखे थे। और इनको मैन करने के लिए कुल मिला के जितनी भी इनके पास आर्मी थी उनकी संख्या थी 750,000 यानी 7.5 लाख सोल्जर्स। और इनके पास कुछ 1500 टैंक बचे थे और सिर्फ 2000 एयरक्राफ्ट। अब कहने के लिए तो ये संख्या बहुत बड़ी लगती है 7.5 लाख, बट इसमें जो बहुत सारे सोल्जर्स थे वो या तो हिटलर यूथ के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे जो 18 साल के भी नहीं थे अभी। उसके अलावा यहाँ पे थे वुंडेड सोल्जर्स जिनको चोट लगी थी बट वो चलने फिरने लायक थे तो उनको लड़ाई में लगा दिया था, और बूढ़े लोग उनको भी सर्विस में रिक्रूट करके वो ऐसी फोर्सेस इन बर्लिन के इन बाउंड्रीज को डिफेंड कर रही थी। उसके अलावा इनके पास जो आर्मर था, इनके जो एयरक्राफ्ट थे, टैंक्स थे, इनके पास कहने के लिए नंबर्स तो थे बट अगेन इनके पास फ्यूल ही नहीं था, तो बहुत देर तक कोई डिफेंस ऑपरेशन ये फोर्सेस कर नहीं सकती थी। अगर ओवरऑल कमांड की बात करें तो जर्मन्स को लीड कर रहे थे जनरल गोथार्ड हेनरिची। इस समय तक आते आते जर्मनी की सारी जनता जान चुकी थी कि अब जीत नहीं हो सकती। पहले स्टालिनग्राड की लड़ाई में हार हुई उनकी, उसके बाद कर्स्क की लड़ाई में हार हुई, लगातार हार हो रही थी, बट फिर भी जर्मन्स को हिटलर की स्पीच सुन के और गोबल्स जो प्रोपेगेंडा चला रहा था, गोरिंग प्रोपेगेंडा चला रहा था, इसकी वजह से लोगों को लगा था शायद टोटल विक्ट्री, फाइनल विक्ट्री हो जाए। बट अब ज्यादातर जर्मनी की जनता कन्विंस हो गई थी कि यहां से अब जीत नहीं सकते, सोवियत ट्रूप्स यहां पहुंच चुके हैं। तो इस वजह से बहुत सारे जो इस एरिया में जहां से अटैक होने वाला था रेड आर्मी का, वहां पे जितने भी जर्मनी की जो पॉपुलेशन है वो वेस्ट की तरफ, पश्चिमी डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिया था उन लोगों ने, क्योंकि वो कहानियां सुन रहे थे कि जिस एरिया को रेड आर्मी कैप्चर कर रही है वहां के लोगों के साथ, वहां की औरतों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। तो अपनी जान बचा के, अपनी जो भी कुछ
पोजेशंस थे उनको लेके सब भाग रहे थे, इस उम्मीद में कि अगर सोवियत ट्रूप से बच गए तो आगे जाके अगर वेस्टर्न एलाइज उनकी फोर्सेस मिल गई और उनके साथ लड़ाई करनी भी पड़ी तो वहां से लड़ाई करके सरेंडर कर देंगे, बट फिर भी हम सोवियत ट्रूप से बच जाएंगे क्योंकि वो पूरा बदला लेने के लिए यहां पे आ रहे हैं। हालत इतनी खराब हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि जो वेस्टर्न तरफ जो लड़ाई हो रही है वहां पे जर्मन ट्रूप्स हैं वो आसानी से सरेंडर कर रहे हैं और ईस्टर्न साइड पे जो जर्मन ट्रूप्स हैं वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ईस्टर्न साइड पे जर्मन ट्रूप्स थे उनको ये मन में उनके आ गया था कि हम सरेंडर कर देंगे तो भी बचने का चांस तो है नहीं, क्योंकि ये रेड आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वो हमको मार तो देंगे, इससे अच्छा मरना ही है तो लड़ाई करके मरे। इस चीज की वजह से जो सोवियत आर्मी का जो एडवांस है वो एक्चुअली स्लो हो रहा था और वेस्टर्न आर्मी, वेस्टर्न एलाइज रिलेटिवली तेजी से मूव कर पा रहे थे। ये बात जब स्टालिन को पता चली, सोवियत हाई कमांड को पता चली, तो उन्होंने कहा कि हमको अपना प्रोपेगेंडा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हमारे जो ट्रूप्स आगे बढ़ रहे हैं उनको अननेसेसरी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही है। तो फिर उन्होंने फिर पैम्फलेट्स गिराए और लोगों में ऐसे रेडियो पे ब्रॉडकास्ट किए कि सारी जर्मनी की जो जनता है वो विलन नहीं है, जर्मनी के कुछ ही लीडर्स हैं जिन्होंने ये गंदगी मचाई है, बट जर्मनी को बनाया है जर्मनी के लोगों ने, और चाहे जर्मनी के कुछ लीडर्स मर भी जाएं फिर भी जर्मनी बिल्कुल सलामत रहेगा। ऐसा सोवियत यूनियन की तरफ से बातें आने लगी लोगों के मन में डालने के लिए कि भाई सबको हम नहीं मारेंगे। ये सब करने के बाद भी जो सोवियत सोल्जर्स थे उनके मन में इतनी नफरत भरी थी जर्मनी के ट्रूप्स के लिए, जर्मनी की जनता के लिए, कि उनको तो मन में यही था कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर जब सारी सोवियत आर्मी तैयार हो गई तो 16 अप्रैल को सुबह 5 बजे बहुत सारी बड़ी गन्स, हैवी मोटर और कत्यूशा रॉकेट्स ने फायर करना शुरू किया जर्मनी की डिफेंसिव लाइंस पे। ये जो लड़ाई का मेन हिस्सा था, जो सेंट्रल वाला फ्रंट था, फर्स्ट बेलोरूसियन फ्रंट, उसको लीड कर रहे थे मार्शल ज़ुखोव और उनको सेलो हाइट्स को कैप्चर करना था। ये पहाड़ी रीजन था और इसके ऊपर उनको जाके ऊपर जो टॉप का रीजन था उसको उनको कैप्चर करना था। तो इस सेलो हाइट्स का जो पॉइंट है, इसको कैप्चर करने के लिए इतनी हैवी बॉम्बार्डमेंट करवाई पहले दिन ज़ुखोव ने कि ऐसा कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड वॉर 2 की ये एक दिन की सबसे ज्यादा हैवी बॉम्बार्डमेंट थी। देखिए कितने बड़े बड़े लड़ाइयां हुई थी, सेवास्तोपोल की लड़ाई में बहुत बॉम्बार्डमेंट हुई थी, स्टालिनग्राड में हुई थी, बट ये सेलो हाइट का जो बॉम्बार्डमेंट है सबसे ज्यादा खतरनाक था। जब सारे बॉम्ब्स गिर के जब खत्म हुए और जब अब सोवियत इन्फेंट्री को आगे चलना शुरू किया तो उसके पहले ज़ुखोव ने एक और ये दिमाग लगाया था कि जब हमारी इन्फेंट्री आगे बढ़ना शुरू करेगी तो उनके पीछे हम बहुत बड़ी बड़ी सर्च लाइट्स लगा देंगे। मतलब बड़े बड़े जो होते हैं ना, कुल मिला के लगभग 143 सर्च लाइट्स उसने इकट्ठा की और उसने ऐसे डिफेंस की तरफ यानी जर्मनी की तरफ ऐसे जला दी। तो ज़ुखोव ने सोचा था कि जब जर्मनी की डिफेंसिव पोजीशंस हैं, जब वहां पे ट्रूप्स देखेंगे इतनी लाइट आ रही है वहां से, तो उनकी आंखें चौंधी आएंगी और वो कंफ्यूज होंगे। परंतु इसका इफेक्ट कुछ उल्टा हुआ। जब इतनी हैवी बॉम्बार्डमेंट कर दी ज़ुखोव ने और इसके जब इन्फेंट्री आगे बढ़ना शुरू हुई तो बॉम्बार्डमेंट की वजह से जो धूल हवा में उड़ी थी उसकी वजह से जब लाइट उस पर पड़ रही थी तो जो उसके ही जब सोवियत ट्रूप्स ही आगे बढ़ रहे थे तो उन्हीं की आंख में धूल जा रही थी और उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो आपस में इन्फेंट्री में ही कंफ्यूजन हो रहा था और ऑन दी अदर हैंड इसका एडवांटेज मिल रहा था जर्मनी के डिफेंस को, क्योंकि जो जर्मन ट्रूप्स थे वो आसानी से देख पा रहे थे कि जो ट्रूप्स आ रहे हैं उनका जो परछाई है उनको साफ नजर आ रही थी लाइट की वजह से। तो इस वजह से ज़ुखोव का जो सर्च लाइट्स का जो आइडिया था वो पूरी तरह फेल हुआ और बहुत सारे सोवियत ट्रूप्स इस चढ़ाई के लिए जो सेलो हाइट्स के ऊपर चढ़ना था उसमें बहुत सारे सोल्जर्स की जान गई और ये जो चढ़ाई करनी थी वो प्लेन भी नहीं थी, क्योंकि इतनी बॉम्ब वहां पे गिरे थे कि पूरे गड्ढे गड्ढे बन गए थे। इस वजह से भी इन्फेंट्री का जो एडवांस है वो बहुत स्लो हो गया था। तो ज़ुखोव बहुत परेशान हो रहा था कि यार ये सेलो हाइट्स को तो हमको जल्दी कैप्चर करना था क्योंकि हमको बर्लिन पे जाना है। बट जब उसका एडवांस धीरे हो गया था तो उसने और अपने सारे कमांडर्स को बोला कि नहीं, करो 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 करके, और यहां से इन्होंने तेजी से आगे मूव करना शुरू किया। ऑब्वियसली जब तेजी से आप मूव करोगे तो बहुत कैजुअलिटीज होंगी। कर करा के जब कुछ उसके टैंक डिविजन्स ऊपर पहुंच गए सेलो हाइट्स के टॉप पे तो वहां पे भी एंटी टैंक वेपन्स थे जर्मन डिफेंडर्स के पास। तो पहला दिन 16 अप्रैल की जब रात हो गई तो स्टालिन को फोन किया ज़ुखोव ने और उसने बहुत हताश होकर बताया कि सर मैं सेलो हाइट्स को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाया। स्टालिन ने सुन के बहुत नाराज हुआ क्योंकि उसको लग रहा था कि आसानी से सेलो हाइट्स को तो वो लोग कैप्चर कर लेंगे। तो उसने बताया उसको कि अगर तू नहीं जीत पा रहा है इस रीजन को और बर्लिन पे तू पहले नहीं पहुंच पाएगा तो मुझे बता, जो तेरे नीचे जो एक दूसरा चल रहा है फर्स्ट यूक्रेनियन फ्रंट मार्शल कोर्नेव वाला, उनको तो उस एरिया में सक्सेस मिल रही है, तो मैं उसको बोलता हूं वो सपोर्ट करने आएगा तेरे को और वो बर्लिन में पहुंच जाएगा। स्टालिन का पूरे सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये स्ट्रेटेजी था कि आपस में उसके जो जनरल्स थे उनके बीच में स्पर्धा बढ़ाता था वो, ताकि वो आपस में कॉम्पीट करें और जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें। तो जब ज़ुखोव को उसने ऐसा कहा तो ज़ुखोव घबराया कि अरे यार, बर्लिन की जीत सबसे बड़ी जीत होने वाली थी किसी भी सोवियत कमांडर के लिए। तो उसने अपने सारे कमांडर्स को बुलाया, उनको बहुत गालियां दी। उसने ये कहा कि अगर आपने नहीं किया तो आपके रैंक्स में छीन लूंगा, आपके मेडल्स में छीन लूंगा, और इस तरह से उसने सोल्जर्स को बहुत पुश किया उसने जीत हासिल करने के लिए। दूसरी तरफ जो फर्स्ट यूक्रेनियन फ्रंट था जो ज़ुखोव के नीचे जा रहा था,
उनको एक्चुअली सक्सेस मिल रही थी। हालांकि उनका ब्रिज हेड उतना बड़ा नहीं था, फिर भी उन्होंने नदी को क्रॉस कर लिया और जब उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया तो यहाँ पे जो जर्मन डिफेंडर्स थे उनके पास उतना एम्यूनिशन नहीं था और ट्रूप्स की संख्या भी कम थी, तो उन्होंने फटाफट रिट्रीट करना शुरू किया। इस वजह से कोनेव को सक्सेस मिली और कोनेव को अभी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे कि आपको कुछ आपके यूनिट्स को आपको आगे जाना है और कुछ आपको मूव करना है बर्लिन की तरफ, बर्लिन को नीचे की तरफ से अटैक करने के लिए। दूसरी तरफ ज़ुखोव को भी सक्सेस मिली फाइनली और सेलो हाइट्स को उसने कैप्चर किया, बट ये जीत उसको बहुत बहुत महंगी पड़ी थी। इतनी पावरफुल पोजीशन में होने के बाद भी सेलो हाइट्स की लड़ाई में 32,000 सोल्जर्स को गवा दिया ज़ुखोव ने और उसके बदले में सिर्फ 12,000 जर्मन्स की जान गई थी। पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में ईस्टर्न फ्रंट में आप यही देखेंगे, हालांकि बार बार जीत तो मिल रही थी सोवियत यूनियन को, बट उनको जीत इतने हैवी प्राइस में मिल रही थी कि जितने जर्मन कैजुअलिटीज हैं उसके 3 गुना 4 गुना कैजुअलिटी लेने के बाद सोवियत लोगों को जीत मिल रही थी, बट फिर भी वो लोग रुक नहीं रहे थे। इतना स्लो एडवांस देख के ज़ुखोव का स्टालिन और नाराज हुआ। उसने फिर से ज़ुखोव को फोन किया और उसको बताया कि अगर तू ऐसे धीरे धीरे मूव करेगा तो ऊपर से जो सेकेंड बेलोरूसियन फ्रंट है जिसको मार्शल रोकोव्स्की लीड कर रहे हैं, उनको भी मैं ऑर्डर दे दूंगा कि तुम भी बर्लिन पे आ जाओ और जो पहले बर्लिन पहुंच जाए उसी की कीर्ति होगी। अब ये जो धमकी दी थी स्टालिन ने, ये एकदम खाली थी, इसमें कुछ वजन नहीं था क्योंकि रोकोव्स्की की जो सेकंड बेलोरूसियन फ्रंट था वो अभी भी पीछे था, उसने ओडर नदी तक क्रॉस भी नहीं की थी। अब हम पहुंचते हैं 20 अप्रैल को, यानी हिटलर का जन्मदिन। उसके जन्मदिन पे उसके बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स उससे मिलने के लिए आए, उसको कांग्रेचुलेशन देने के लिए, बट ऑब्वियसली अब सिचुएशन ये थी कि सब जानते थे किसी भी समय बर्लिन पे सोवियत झंडा लहरा जाएगा। तो उसके बहुत बड़े बड़े लीडर्स, गोबल्स उसके साथ ऑलरेडी था, फिर हिमलर वहां पे आया था, एल्बर्ट स्पीयर वहां पे आया था, ये सारे लोग उसको मनाने आए थे कि आप बर्लिन से निकल जाइए, या कुछ लोग तो एक तरह से परमिशन लेने आए थे कि मुझे जाने दो यहाँ से, और कुछ लोग तो एक्चुअली बस बहाना मार रहे थे कि यहाँ बहुत खतरा है, बट उनको वहां से निकलना था। हाइनरिक हिमलर जो एसएस का चीफ था, जिसको कहते हैं कि हिटलर का राइट हैंड मैन था, वो भी उसने कहने के लिए तो हिटलर को मनाने की कोशिश की कि आप भी निकलिए यहाँ से, हम यहाँ से बच के निकल सकते हैं, बट उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, उसको अपनी जान बचानी थी। और ये इस बात का प्रूफ यहां से मिलता है कि जब वो हिटलर से मिलने आया तब वो ऑलरेडी उसने पीछे से वेस्टर्न एलाइज से बात करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हिमलर ये बात जानता था, उसको ये बात लगती थी कि अगर हाइनरिक हिमलर के सरेंडर को एक्सेप्ट नहीं किया वेस्टर्न एलाइज ने तो जर्मनी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा। और हिमलर को लगता था कि वही एक ऐसा बंदा है जो पोस्ट वॉर जर्मनी में पूरा शासन मेंटेन कर सकता है। बट जो भी हो, अपने जन्मदिन पे कुछ लोगों को हिटलर ने परमिशन दी कि हाँ आप बर्लिन से इवैक्यूएट कर सकते हैं। उसमें से एक आदमी था जर्मनी की नेवी का कार्ल डॉनिट्ज, जिस इंसान ने वुल्फ पैक की टेक्निक को बहुत अच्छे से यूज किया था अटलांटिक के बैटल में। उसको हिटलर ने कह दिया कि ठीक है तुम जा सकते हो। और बहुत सारे लोग, हिटलर समझ गया था कि इसको अब छोड़ के जा रहे हैं, तो अब वो उनको एग्जैक्टली रोक तो सकता नहीं है, बट जो भी लोग बहाना मार के निकल रहे थे, सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो लोग सब लोग यहां से अब निकल गए। हिटलर का यह मानना था कि वो लास्ट मोमेंट तक बर्लिन में रुकेगा। अगले दिन सोवियत आर्मी बिल्कुल बर्लिन के बाउंड्री से पहुंच चुकी थी, और अब जब उन्होंने अपनी आर्टिलरी को फायर करना शुरू किया तो उनके शेल्स बर्लिन के बिल्कुल बीचों बीच गिर रहे थे। अभी भी हिटलर को ऐसा लग रहा था कि वो यहां से बच सकता है और उसकी जो आर्मी है वो हरा देगी सोवियत आर्मी को। हिटलर का यह मानना था कि उसका एक आर्मी डिटैचमेंट स्टाइनर है और दूसरा 9th आर्मी, ये दोनों मिलके जो जॉर्जी ज़ुखोव की जो फोर्सेस हैं उनको ऊपर से काउंटर अटैक करेंगे और उनको कट ऑफ कर देंगे, और यहां पे जितने भी सोवियत ट्रूप्स हैं वो इंसर्कल हो जाएंगे और उनको हम फंसा लेंगे। जिस तरह से स्टालिनग्राड में 6th जर्मन आर्मी फंसी थी, वैसे यहां पे हम जॉर्जी ज़ुखोव के 1st बेलोरूसियन फ्रंट को फंसा सकते हैं। यह मानना था हिटलर का। परंतु हिटलर जो चाह रहा था कि स्टाइनर अटैक करे और ज़ुखोव के नॉर्दर्न फ्लैग को तोड़ दे, वो अटैक होने ही नहीं वाला था, क्योंकि स्टाइनर ये कह रहा था कि मेरे पास जो ट्रूप्स थे उसमें से बहुत सारे ट्रूप्स तो ऑलरेडी उनके कमांडर ने ऐसे निकाल लिए, और ना उसके पास अब ट्रूप्स बचे हैं और ना उसके पास अब हथियार बचे हैं इतने बड़े अटैक को करने के लिए। तो स्टाइनर ने अपने सीनियर को बताया कि भैया हम अटैक नहीं कर सकते। और फिर जब यह बात हिटलर को बताई गई कि स्टाइनर अटैक नहीं कर रहा है, तब जाके हिटलर ने फाइनली उसको ब्रेक डाउन हुआ और वो एकदम शांत हो गया। उसने फिर फाइनली इस बात को ऑफिशियली कहा कि अब हम लड़ाई हार चुके हैं। ये पहली बार हिटलर ने अपने मुंह से कहा था, तो उसके जितने भी बाकी वहां पे जो लीडर्स बचे थे, आर्मी के कमांडर्स थे, वो बिल्कुल शॉक हो गए कि अरे ये तो इसने ऑफिशियली बोल दिया है। हिटलर ने कहा कि अब तुमको जो करना है करो, अब यहां से हम लड़ाई हार चुके हैं, बट ये बात पक्की है कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हिटलर ने जनरल वाइडलिंग को बर्लिन का कमांड सौंपा, और अब वाइडलिंग के पास 1 लाख से भी कम सोल्जर बचे थे और सिर्फ 60 टैंक्स बचे थे 15 लाख सोवियत ट्रूप्स को रोकने के लिए। ऑब्वियसली एक इम्पॉसिबल टास्क था। ज़ुखोव की फोर्सेस और आगे बढ़ रही थी, और अब स्टालिन ने उसको क्लियरेंस दे दिया कि तुम जाके
बर्लिन सिटी सेंटर को कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद जनरल वाइडलिंग ने जब हिटलर को बोला कि हम अभी यहां से ब्रेकआउट कर सकते हैं और आपको हम निकाल के वेस्ट की तरफ लेके जा सकते हैं, तो फिर से हिटलर ने मना किया और उसने कहा कि वो रुकेगा लास्ट मोमेंट तक और यहां पे सुसाइड करेगा। अब सोवियत ट्रूप्स बर्लिन के अंदर घुस चुके थे और बर्लिन की जो मेन बिल्डिंग थी, जिसको कहते हैं कि नाजी रिजिम का जो सिंबल था, जो बिल्डिंग राइक्सटैग यानी कि जर्मनी का जो पार्लियामेंट था, उसको कैप्चर करना था। तो उस बिल्डिंग को रात के टाइम 30 अप्रैल को लगभग 11 बजे कैप्चर कर लिया सोवियत ट्रूप्स ने। और उसके बाद 2 सोवियत ट्रूप्स ने जो झंडा लगाया राइक्सटैग के ऊपर, वो जो फोटो है वो एक आइकॉनिक फोटो है वर्ल्ड वॉर 2 की। जैसे आइवो का जो झंडा लगाने की फोटो थी वो उनके लिए बहुत पॉपुलर थी, वेस्टर्न एलाइज के लिए, वैसे ये जो फोटो है ये यूरोप के बैटल के लिए बहुत फेमस फोटो साबित हुई। 30 अप्रैल को जब ये सब यहाँ पे हो रहा था तो उसके कुछ ही दूर राइक्सटैग की बिल्डिंग से लगभग 1 किलोमीटर दूर हिटलर का बंकर था। वहां पे उसने अपनी फाइनल जो उसकी इच्छाएं थी वो अपनी लोगों को बताई और उसने बताया कि उसके बाद जर्मनी का चांसलर होगा गोबल्स और उसने डिसाइड किया कि साइनाइड पिल लेके वो सुसाइड कर लेगा। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी बहुत लंबे टाइम से, ईवा ब्राउन, उसके साथ उसने शादी की और उसके बाद कुछ समय के बाद वो अंदर एक कमरे में गया और सबको बाय बाय बोल दिया उसने, और उसके बाद अपने कमरे में गया और उसकी गर्लफ्रेंड ने और उसने दोनों ने सुसाइड कर ली। तो इस प्रकार वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर का अंत हुआ। हिटलर की मौत के तुरंत बाद भी बर्लिन की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद जो चांसलर बना गोबल्स, उसने कहा कि हम अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करेंगे, हम लड़ाई चालू रखेंगे। तो अगले दिन उसने भी सुसाइड कर ली और उसके सुसाइड के बाद जिस इंसान को जर्मनी का डिफेंस सौंपा गया था, जनरल वाइडलिंग, उसने फिर अनकंडीशनल सरेंडर का अनाउंसमेंट कर दिया 2 मई को सुबह। और इस प्रकार बर्लिन में जो गन्स फायर हो रही थी वो फाइनली शांत हो गई। बैटल ऑफ बर्लिन अब खत्म हो चुका था 2 मई को, बट फिर भी पूरे यूरोप में लड़ाई चल रही थी। यूरोप की जो लड़ाई है वो फाइनली खत्म हुई 8 मई को, जब सारे जर्मन आर्मी ने, जर्मन ट्रूप्स ने ऑफिशियली अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि यूरोप की जो लड़ाई है उसकी शुरुआत हुई थी हिटलर के साथ और उसका अंत हुआ हिटलर की मौत के साथ। हिटलर और उसका साथी मुसोलिनी जो इटली का लीडर था, इन दोनों की डेथ कैसे हुई इसके ऊपर मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा और इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बैटल ऑफ बर्लिन में सोवियत यूनियन को कुल मिला के 2,75,000 सोल्जर्स की कैजुअलिटीज हुई और लगभग 75,000 सोल्जर्स की जान गंवाई उन लोगों ने। उसके साथ में जर्मन्स ने लगभग 2 लाख कैजुअलिटीज देखी और लगभग 1 लाख सोल्जर्स की उन्होंने जान गंवा दी। इसके अलावा बर्लिन तक पहुंचने के रास्ते में सोवियत ट्रूप्स को जितनी भी जर्मनी की पॉपुलेशन मिल रही थी, उनकी प्रॉपर्टी मिल रही थी, जितनी इंपॉर्टेंट जगह थी, उन सब जगहों को वो लोग तबाह करते हुए आ रहे थे, बर्बाद करते हुए आ रहे थे। पूरी लड़ाई में मिलिट्री के अलावा बहुत सारी सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई थी और जर्मनी की औरतों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। बैटल ऑफ बर्लिन वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप की लड़ाई का लास्ट मेजर बैटल था और ये हमने कवर कर लिया एपिसोड 71 में। अगर आपको बैटल ऑफ बर्लिन के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको बहुत अच्छी बुक रिकमेंड करूंगा। उस बुक का नाम है द फॉल ऑफ बर्लिन, उसको लिखा है एंटनी बीवर ने। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस एपिसोड का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ये पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज है मेरी, उसका भी जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।